दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक फोर्थ को। इससे पहले मैं बुक 1 को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हो तो उसमें बुक 1 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक है जो सबसे ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो वो है बुक 4, क्योंकि इसके अंदर मिल्टन ने फॉल ऑफ मैन की बात की है। तो आज हम इसी को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये बुक शुरू होती है जब सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन के पास में एक माउंटेन है, बहुत ही बड़ा सा माउंटेन है, उस पर आकर उतरता है। मैंने आपको बताया था इसके बड़े बड़े पंख हैं, तो पंखों को लहराता हुआ ये आता है और आकर उस माउंटेन के ऊपर बैठता है और बैठकर देखता है पैराडाइज की ग्लोरी को। पैराडाइज कितना खूबसूरत था, उसको देखकर ये खो जाता है और एक बार के लिए याद करता है कि कैसे ये भी कभी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में रहता था। एक बार के लिए इसके दिमाग में ख्याल भी आता है कि मुझे वापस हेवन में जाकर गॉड से माफी मांग लेनी चाहिए और अपना गुनाह मानकर मुझे उनके सामने झुक जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया है ये झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, ये माफी मांगने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचता है कि अगर मैंने वापस जाकर माफी मांग भी ली और एक बार के लिए मैं हेवन में चला भी गया तो ये हेल तो मेरे मन के अंदर है, इसे मैं कैसे बाहर निकालूंगा। मैं अगर हेवन में जाऊंगा भी तो मेरे अंदर हेल होगा, मैं जहां भी जाऊंगा वहां हेल बना दूंगा। और ये सोचता है कि ये माफी वगैरह मांगना मेरा काम नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, मैं अपने अंदर के हेल को बाहर नहीं निकाल सकता। मेरा काम क्या है, गॉड की बनाई हुई हर चीज को खराब करना। तो मैं ये बुरे काम शिद्दत से करूंगा। अब दोस्तों आप इसकी इन बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है और इसके मन में कुछ और चल रहा है। मतलब ये अभी भी चाहता है कि मुझे हेवन में होना चाहिए। चलिए अब ये आगे क्या करता है ये देखते हैं। अब इसके बाद सैटर्न क्या करता है, पैराडाइज के बॉर्डर्स के पास में आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। अब मैं थोड़ा पैराडाइज का सीन बताता हूं आपको, पैराडाइज कैसा लगता है। पैराडाइज के चारों तरफ जो बॉर्डर है ना, वो ऊंची ऊंची झाड़ियों के बने हुए हैं। झाड़ियों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों के अंदर जाते ही बड़े बड़े पेड़ हैं। उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े टेस्टी फल लटक रहे हैं जो खाने में बड़े टेस्टी हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये सैटर्न क्या करता है, पहले बनता है एक भेड़िया और इन ऊंची ऊंची झाड़ियों की दीवारों को कूद के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लो। पहले ये बनता है एक भेड़िया, फिर उसके बाद बनता है कॉमोरेंट, एक सी बर्ड बनता है और उड़कर जाता है एक सबसे बड़े पेड़ पर, ट्री ऑफ लाइफ पर, और ऊपर जाकर बैठ जाता है। बैठकर देखता है नीचे की तरफ पैराडाइज की ग्लोरी को, मतलब पैराडाइज की खूबसूरती को। अब दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि मिल्टन ने यहां पर एक ऐसे जानवर का नाम लिया है और एक ऐसे पक्षी का नाम लिया है जो ठीक नहीं माने जाते। दोनों ही ठीक नहीं माने जाते, दोनों ही शिकार करते हैं, ठीक है, जो बाय नेचर बुरे हैं। अब दोस्तों जिस पेड़ पर जाकर ये बैठा है उस पेड़ का नाम क्या है, ट्री ऑफ लाइफ। उसके जस्ट आगे या फिर थोड़ा आगे एक पेड़ है जिसको कहा जाता है ट्री ऑफ नॉलेज। यही वो पेड़ है जिस पर वो फल लगता है जिसे खाने के लिए एडम और ईव को मना किया गया है। अब सैटर्न क्या करता है, उस पेड़ पर बैठे बैठे एक पक्षी बनकर बैठा है, मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ देखता है पैराडाइज की ग्लोरी को। इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर दिखते हैं, खूबसूरत पेड़ दिखते हैं, तभी उनके बीच में इसकी नजर पड़ती है एडम और ईव पर, जो सारे जानवरों में सबसे ब्यूटीफुल क्रीचर्स लग रहे थे। और दोनों को इस बात पर कोई शर्म नहीं थी, ठीक है, दोनों नेकेड थे। अब ये दोनों एडम और ईव एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले सैटर्न के पास से गुजरते हैं, गार्डन के बाकी सारे फ्रूट्स खाते हैं, एक फ्रूट को छोड़कर जो उन्हें खाने के लिए मना था, फ्रूट ऑफ नॉलेज। अब सैटर्न दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो ये सब चीजें देखकर फिर से खो जाता है और सोचता है अपने ख्यालों में कि अगर मैंने गलती ना की होती तो शायद आज मैं भी इन क्रीचर्स के बीच में होता और इन क्रीचर्स से प्यार कर सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया ये झुकेगा नहीं साला, ये अपनी फॉर्म्स को बदलता है, अलग अलग जानवरों का रूप लेता है और धीरे धीरे एडम और ईव के पास जाने की कोशिश करता है। अब ये क्या चाहता है एडम और ईव से, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये बुक अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। मैं आपको एक चीज और नोट करवा देता हूं इसके अंदर। आपने देखा कि एडम और ईव ने कपड़े नहीं पहने, दोनों नेकेड हैं। ये चीज मिल्टन के प्यूरिटन कंटेम्पररीज को पसंद नहीं आई थी दोस्तों। जिस टाइम पर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था उस टाइम पर ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी जैसी आज के टाइम पर है। तो उस टाइम के प्यूरिटन कंटेम्पररीज को यह चीज पसंद नहीं आई कि आपने एडम और ईव को नेकेड क्यों दिखाया है। उनको कपड़े भी पहना सकते थे, कपड़े नहीं पहना सकते थे तो कोई झाड़ पत्ती कुछ तो पहना सकते थे। लेकिन दोस्तों जब आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को ढंग से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मिल्टन ने इसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि फॉल ऑफ मैन से पहले जो नेकेडनेस इंसान की थी वो होली स्टेट थी, जब तक कि उसके अंदर लस्ट और शेम नहीं आ गई। और लस्ट और शेम उसमें कैसे आई, जब उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया जो उसे खाना मना था। चलिए हम लोग बुक 4 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।